है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। फिर से शुरू होगा सारंडा एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सारंडा पहुंचा प्रशासनिक अमला। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बनी रूपरेखा। राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए पद सृजन की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाने का दिया निर्देश। 7 सालों में दोगुनी हो गई है छात्रों की संख्या। पश्चिमी सिंहभूम में एक दिन में पॉजिटिव केस मिलने का टूटा रिकॉर्ड। सोमवार को 89 व्यक्ति मिले कोरोना संक्रमित। कुल आंकड़ा पहुंचा 1147। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबुरू थाना से 12 किलोमीटर दूर प्रशासनिक अमला सोमवार को नुइयागढ़ा गांव पहुंचा। प्रशासनिक अमला के गांव पहुंचने पर ग्रामीणों में अब विकास की आशा जगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक्शन से सारंडा एक्शन प्लान शुरू होने जा रहा है। सारंडा एक्शन प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए कोल्हान प्रमंडलीय आयुक्त मनीष रंजन, डीआईजी राजीव रंजन, उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा, सारंडा डीएफओ सहित कई अधिकारी सारंडा के बीहड़ जंगल स्थित नुइयागढ़ा गांव पहुंचे। वहां वन प्रक्षेत्र स्थित वन ग्राम का भ्रमण किया। वन ग्राम में वहां के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों के साथ साथ सेल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में ग्रामीणों की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने और गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर चर्चा की गई। यहाँ उल्लेखनीय है कि वर्षों पहले विकास की कई योजनाएं सारंडा एक्शन प्लान के नाम से शुरू की गई थी। ये एक्शन प्लान कांग्रेस सरकार में शुरू की गई थी। केंद्र में कांग्रेस सरकार बदलते ही भाजपा सरकार के आने से सारंडा एक्शन प्लान पर कार्य बंद हो गया था। सारंडा एक्शन प्लान बंद होने के कारण सारंडा के जंगलों में रहने वाले ग्रामीणों के बीच विकास कार्य नहीं हो रहा था। ग्रामीणों तक विकास नहीं पहुंचने के कारण मुख्यमंत्री ने कोल्हान के आयुक्त और उपायुक्त को सारंडा के गांव-गांव तक लोगों के बीच जन उपयोगी सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि सारंडा के कई ऐसे गांव हैं जो कि वन ग्राम होने के बावजूद वहां के सभी ग्रामीणों को वनाधिकार पट्टा अब तक नहीं मिल पाया है। सारंडा में नवा गांव में 22 लोगों को ही अब तक वन अधिकार पट्टा मिला है। कोल्हान आयुक्त मनीष रंजन ने कहा कि सारंडा में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोगों तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती है। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों के बीच सरकार की सारी कल्याणकारी योजना लागू होगी। सारंडा के विभिन्न गांवों में प्रत्येक महाअधिकारी जाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। सारंडा एरिया में जो डीप फॉरेस्ट है वहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं जहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आज अपनी पूरी टीम के साथ हम सब लोगों ने वहाँ विज़िट किया और यह देखा कि कैसे हम लोगों तक पहुँच पथ बनवा सकते हैं, कैसे उन्हें अनाज की सुविधा सुनिश्चित हो सकती है। डॉक्टर्स और एएनएम की सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं है, तो सेल के अधिकारियों से हम लोगों की बैठक हुई और सीएसआर के तहत चिकित्सा सुविधाओं को, जो यहाँ बच्चे हैं उन्हें स्कूल तक कैसे हम भेज पाएँ इसको सुनिश्चित करने का हम सब लोगों ने प्लान बनाया। ऐसा यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक माह में एक बार जो सारंडा के 40 गांव हैं उन तक सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको पूरी मुस्तैदी से, पूरी क्वालिटी से हम लोग कैसे पहुंचा पाएँ। सरकार की कई अच्छी योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको चुस्त दुरुस्त और पूरे मोटिवेटेड होने की आवश्यकता है। हम सब लोगों की टीम ने यहाँ के लोकल ऑफिसर्स के साथ भी मीटिंग की, ग्रामीणों के साथ मीटिंग की, यहाँ के जो मुंडा जी लोग हैं उनके साथ मीटिंग्स की, उनकी समस्याओं को समझा और उसे पूरी तरह से लागू करने के लिए हम सब लोगों ने प्रण किया और उसे अब क्लोज मॉनिटरिंग के तहत अब लागू किया जाएगा ताकि सरकार में लोगों का विश्वास पैदा हो सके और लोगों की सुविधा, जीवन स्तर उनका ऊंचा
उठाया जा सके हैं। हम सब लोगों का यह विचार है और यह निश्चित किया गया है कि सीओ, बीडीओ और एसडीओ स्तर तक हर सप्ताह में इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और जिला स्तर पर हम सब लोगों की विजिट यहाँ प्रत्येक महीने होगी और क्या प्रगति हुई है स्टेप बाय स्टेप उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और उसे तुरंत सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जहां के ग्रामीणों को वन ग्राम पट्टा पूर्व में दी गई है, वैसे गांव के लोग भी विकास कार्य से काफी दूर हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में पूर्व सारंडा में बसे लोगों को वन पट्टा दिया जाएगा। 1000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होती है, लेकिन कई गांवों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाकर सामुदायिक भवन बनाकर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। आज नुयागड़ा गांव जो सरंडा के दुर्गम क्षेत्र में अवस्थित है, सेल किरबुरु से करीब 12 किलोमीटर दूरी पे उपस्थित 4 वनगांव के बीचों बीच ये नुयागड़ा गांव है। तो नुयागड़ा गांव में आज मैं मानता हूं कि कई सालों के बाद प्रशासन का आउटरीच हुआ और विशेषकर सभी वनग्राम होने के कारण राजस्व गांव के रूप में कभी कंसिडर नहीं किया जाता है, तो विकास योजनाओं से ऑटोमेटिकली जो टोला जो रहते हैं वो दूर रह गया है। विशेष इस गांव में वनाधिकार पट्टा भी वितरित हो चुके हैं। 22 की संख्या में नुयागड़ा गांव में वनाधिकार पट्टा पूर्व में दिया गया, लेकिन रांगरिंग और अन्य 2 वनग्राम जो हैं वहाँ कोई वनाधिकार पट्टा नहीं दिया गया है। लेकिन जानकारी के हिसाब से पता चल रहा है कि सेल में कभी काम करने वाले लेबर जो पूर्व में आए थे कई सालों के पहले, उनका यहाँ सेटलमेंट हुआ था। तो विधिवत वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभा कराकर उनका जो हक उनको देने के 5 दिसंबर के पहले जिनका भी सेटलमेंट पाया जाता है उनको नियमानुसार ग्राम सभा के माध्यम से या टोला सभा या वन ग्राम सभा के माध्यम से जो भी प्रस्ताव आता है उनको हम लोग वनाधिकार पट्टा देने के लिए कार्य करेंगे। और जो गांव में चाहे 1 या 2 भी वनाधिकार पट्टा हो, क्योंकि विधिवत प्रशासन और सरकार मान रही हैं कि वैसे लोग उन लोगों का जो उपस्थिति हो वैध है, तो वैसे जगहों पे हम लोग सामुदायिक एसेट भी क्रिएट करेंगे। उदाहरण के लिए, क्योंकि यहाँ केवल 20 परिवार रहने के कारण वनाधिकार पट्टा रहने वाले जो पट्टा लिए हैं वैसे लोग किरबुरु में रहने के कारण यहाँ कभी सामुदायिक एसेट कभी क्रिएट नहीं हुआ था, चाहे स्कूल हो, आंगनवाड़ी सेंटर हो, क्योंकि आबादी भी इतना कम होने के कारण 1000 आबादी पे एक आंगनवाड़ी सेंटर होता था, आंगनवाड़ी भी कभी नहीं हो पाई थी। तो वैसे वनग्राम को हम लोग एक क्लस्टर के रूप में बनाते हुए, चाहे मान लीजिए 4-5 वनग्राम अगर होता है तो एक बीच का ऐसा गांव को हम लोग चयन करेंगे जहां वनाधिकार पट्टा पूर्व में दिया गया हो। वैसे जगहों पे हम लोग सामुदायिक भवन बनाएंगे जिसमें हम लोग आंगनवाड़ी सेंटर हो, हेल्थ कैंप हो, स्कूल हो या कोई ब्रिज कोर्स, जैसा कि अभी फ्रांसिस मुंडा जी के जो उदाहरण हम लोग देखे हैं मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला कि एज पर जो TSRDS टाटा संस्था के द्वारा जो चलाया जाता है उसके माध्यम से उनके द्वारा यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। आज भी देख के काफ़ी खुशी लगी मुझे कि इतना इंटीरियर में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ब्रिज कोर्स के माध्यम से सरकारी विद्यालय में एडमिशन्स ले रहे हैं। तो इसको और तंत्र को मजबूत हम लोग करेंगे। DIG और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सारंडा के ग्रामीणों की वस्तु स्थिति को निकट से जानने का अवसर मिला है। पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर ग्रामीणों के विकास की दिशा में कार्य करेगी। सारंडा क्षेत्र का एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए मैं और कमिश्नर साहब दोनों जिला प्रशासन और पुलिस की पूरी टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण किया गया है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पता चल सके कि ग्राउंड पे कोविड-19 के बाद क्या सिचुएशन है गाँव में। तो हम समझते हैं कि आज के आने का काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में अब डेवलपमेंट का भी बहुत स्कोप बचा हुआ है, काफ़ी कार्य किए जाने की ज़रूरत है और गाँव का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको ऊपर करने के लिए बहुत अभी कुछ किया जाना है। हम समझते हैं कि इसके बाद आने वाला दिनों में आपको और कार्य दिखेगा और हम लोगों का ये दौरा आगे अन्य गाँवों में भी इस क्षेत्र में जारी रहेगा। आयुक्त चाईबासा और DFO साहब के साथ पुलिस अधीक्षक के रूप में हम लोगों ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। यहाँ पर विकास और कल्याण संबंधी योजनाओं को पहुँचाने के लिए ग्रामीणों तक जो है एक विस्तृत प्लानिंग तैयार की गई। सर की मीटिंग में हम लोग शामिल हुए और क्षेत्र में आके इस गांव में नुयागड़ा में आके हम लोगों ने विजिट भी किया है। यहाँ जो भी समस्याएं हैं उनको चिन्हित किया गया है और उनको विकास और कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए जो भी मदद होगी वो पुलिस विभाग एक सुरक्षा एजेंसी के रूप में मुहैया कराएगी और वन विभाग और सिविल प्रशासन और ब्लॉक को साथ लेकर जो है पुलिस विभाग अपना कार्य करेगी।
डीएफओ ने कहा कि ग्रामीणों के लिए सबसे पहले पहुंच पथ का निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा। ग्रामीणों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में भी पहल की जाएगी। औषधीय पौधों को लगाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी योजनाएं बनाई जाएंगी। महोदय, डीआईजी सर, डीसी सर, एसपी सर, वन विभाग के सभी अधिकारी, सब लोग हम एक बैठक किए हैं। गांव वाले की समस्याओं को सुने, जो गांव वालों की मूलभूत आवश्यकताओं की बात थी उसको हम लोग चिन्हित किए हैं। उस पर कैसे हम लोग अमल करेंगे, सड़कें कैसे बन सकती है, जो गांव वाले बताए। शिकारी पथ आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जब वनों में लकड़ी कटाई होती थी निगम के द्वारा, तो सड़कें हुआ करती थी। कैसे उस हम लोग सड़क को पुनर्जागृत कर सकते हैं, इस मामले पर हम लोग फिर से एक सर्वे करवाएंगे। अभी रिसेंटली हम लोग जहाँ तक फॉरेस्ट रोड था रिपेयर करवाए थे, लेकिन चूंकि हम लोग को एक लिमिटेड संसाधन मिलता है रिपेयर करने के लिए, कच्ची सड़क रिपेयर करने का, उसको कैसे हम लोग ऑल वेदर रोड कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और जो संबंधित विभाग है रोड डिपार्टमेंट, उनसे हम लोग संपर्क करेंगे कि कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। चाईबासा शहर के आमला टोला स्थित सनराइज हॉस्पिटल के स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चाईबासा ब्लड बैंक और सनराइज हॉस्पिटल की ओर से आयोजित इस शिविर में 17 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के अलावा कई प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुल गए हैं, जहां लोगों का इलाज हो रहा है। इलाज के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। ऐसे में चाईबासा में रक्त की आवश्यकता भी बढ़ गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए चाईबासा ब्लड बैंक की ओर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स और संस्थाओं की मदद से रक्तदान शिविर का आयोजन कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सनराइज हॉस्पिटल ने अपने स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित कर ब्लड बैंक को सहयोग किया। सनराइज हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर राजकुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान हम सबका सामाजिक दायित्व है। रक्तदान करके दूसरे जरूरतमंदों की जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर अनिल मुरार का चाईबासा ब्लड बैंक के सहायक मनोज कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये इस महामारी में उनकी भरी कीमत को देखते हुए और आज हमारे इस संस्थान का स्थापना दिवस है, इस शुभ अवसर पर हम लोग ये ब्लड डोनेशन कैंप लोग का हम लोगों को हेल्प मिल रहा है। अब हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के डोनेट करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोग ज़रूरत के समय खून मिल पाए। नोआमुंडी प्रखंड के घाटकुड़ी खदान से लौह एस्क लेकर हाथी गेट की ओर आ रही ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस दुर्घटना में जान माल की क्षति नहीं हुई है। घाटकुड़ी खदान से गुआ हाथी गेट तक की सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। ये सड़क काफी ढलान भी है। खराब सड़क और ढलान होने के कारण इस मार्ग में आए दिन दुर्घटना होती रहती है। घाटकुड़ी से हाथी गेट लौह एस्क लेकर जा रही ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। ट्रक के चालक और खलासी ट्रक से कूदकर जान बचाने में सफल रहे। जगन्नाथपुर थाना के मुंडई और बुरुसाई गांव में अवैध देसी शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग और जगन्नाथपुर थाना के ओर से अभियान चलाया गया। इस अभियान में देशी शराब भट्टी सहित सैकड़ों लीटर जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। अवैध देसी शराब चुलाई करने वाले कारोबारियों और शराब बिक्री करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ सोमवार की सुबह अभियान चलाया गया। इस अभियान में थाना प्रभारी मधुसूदन मोदक, उत्पाद अवर पुलिस निरीक्षक कृष्ण कुमार प्रजापति के अलावे पुलिस जवान शामिल थे। अभियान के दौरान बुरुसाई गांव में चल रहे कई शराब भट्टियों को तोड़कर सैकड़ों लीटर देसी शराब के लिए तैयार जावा महुआ को नष्ट किया गया। शराब निर्माण में लगे बर्तनों को भी नष्ट कर दिया गया। मुंडई गांव में चलाए गए अभियान में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है।
यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। रांची और रामगढ़ को छोड़कर झारखंड के 22 जिलों में EFIR थाना बनाया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को मंत्री परिषद में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। EFIR थाना का सृजन होने से आम जनता को बिना थाना गए पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके क्रियान्वित होने से लोगों को वाहन चोरी, विभिन्न प्रकार की संपत्ति चोरी, सेंधमारी, महिला और नाबालिग से संबंधित अपराध, नाबालिग की गुमशुदगी से संबंधित कांड आदि मामले की प्राथमिकी ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेगी। इससे लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों से निजात मिलेगी। जिस व्यक्ति को किसी कांड में EFIR दर्ज कराना है, उसे समाधान पोर्टल पर लॉगिन कर अपना आवेदन डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से समर्पित करना होगा, तभी आवेदन स्वीकार किया जाएगा। झारखंड के लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा और गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के गठन के लिए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। राज्य के रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, पलामू, चाईबासा और दुमका जिले में ये यूनिट पहले से कार्यरत है। इन अधिसूचित थानों के कार्यक्षेत्र संबंधित जिला का संपूर्ण कार्यक्षेत्र होगा। अवैध मानव तस्करी से संबंधित मामले पंजीकृत कराने के साथ ही अनुसंधान भी किए जाएंगे। इन इकाइयों द्वारा अवैध मानव तस्करी की रोकथाम, रक्षा और अभियोजन के संधारण तथा अपराध और अपराधी गिरोह के संबंधित पूरा ब्यौरा तैयार कर रखा जाएगा। रांची में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के निर्धारित मानकों के आलोक में शिक्षकों करने के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी के गठन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी में उच्च शिक्षा निदेशक सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा राज्य के विश्वविद्यालयों के 2 पूर्व कुलपति, संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के उप सचिव पद के उच्च स्तरीय पदाधिकारी, संबंधित विश्वविद्यालयों के उपनिदेशक, उच्च शिक्षा निर्देशालय के अवर सचिव बजट, उच्च शिक्षा निर्देशालय के अवर सचिव विधि, अवर सचिव स्थापना और रूस्टा के नोडल पदाधिकारी सदस्य होंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में पिछले 7 साल के दौरान विद्यार्थियों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है, लेकिन शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की पदों का सृजन विद्यार्थियों की संख्या के मानकों के अनुपात के अनुसार नहीं हो पाया है। इन कमियों को दूर करने और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के प्रसार को सुनिश्चित करने के मकसद से सृजन प्रस्ताव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोमवार को 89 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में संक्रमित पाए जाने वालों का ये अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह जिले में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1147 हो गई है। अब तक 9 व्यक्ति कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। 726 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या अब भी 412 है।
सोमवार को संक्रमित पाए जाने वालों में चक्रधरपुर के 56, जिसमें सीआरपीएफ और आरपीएफ के जवान शामिल हैं। इसके अलावा चाईबासा के 7, झंकपानी के 4, बंदगांव से 10, मझगांव से 1, जगन्नाथपुर से 8 और बड़ा जामदा के 3 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। फिर से शुरू होगा सारंडा एक्शन प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सारंडा पहुंचा प्रशासनिक अमला। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बनी रूपरेखा। राज्य के विश्वविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए पद सृजन की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्क्रीनिंग कमेटी बनाने का दिया निर्देश। 7 सालों में दोगुनी हो गई है छात्रों की संख्या। पश्चिम सिंहभूम में एक दिन में पॉजिटिव केस मिलने का टूटा रिकॉर्ड। सोमवार को 89 व्यक्ति मिले कोरोना संक्रमित। कुल आंकड़ा पहुंचा 1147। खबरों का सिलसिला आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आएंगे ताजा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।